Number three, Sterling. Using Exhibit 1, explain how Berthold Company will be accounted for, including calculations in Sterling Company's consolidated profit or loss for the year ended 31st of March 2019. Explain how Berthold Company will be accounted for, including calculations. including Okay. calculation. Acquisition of Berthold. Sterling Company is currently preparing its individual and consolidated financial statements for the year ended 31st of March 19 in accordance with the International Financial Reporting Standards. ठीक है, तो ये exhibits है. Acquisition of Berthold. Sterling Company paid 25 million of 40% of Berthold Company's 10 million ordinary shares on 1st of January 17. अपना ईयर एंड क्या है? 19. तो ठीक है, ये 2 साल ऊपर पहले की ऊपर बात है. हाँ, राइट राइट, ऊपर भी है. राइट राइट, 31st of March. When Berthold Company's retained earnings were 18,000, Berthold Company has no other reserve. Sterling Company exercised significant influence over Berthold Company's financial and operating policy decisions. A further 35% stake in Berthold Company was acquired on 1st of December 18. मतलब ये अपने ईयर एंड में आ गया 41 का. When the fair value of the Berthold's identified assets and liabilities was 55.3. ठीक है. And Berthold Company's retained earnings were 42.3. The difference between the fair value of identifiable assets and liabilities of Berthold and the carrying amounts related to non-depreciable land. The market price of Berthold Company shares immediately prior to 1st of December 18 was 9.2. Sterling measures non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. Acquisition. Goodwill is not impaired. ठीक है. Berthold Company reported a profit for the year ended 31st of March 19 of 11.1 million. मतलब 4 महीने पहले एक्वायर किया था, है ना? 4 महीने पहले बराबर. और 41 पे किया तो 41 आज का ये हो जाएगा, प्लस अपन करेंगे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑफ दैट 25 million, तो मतलब वो 10 million शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9.2, है ना? हम्म, इसमें अपन प्रोरेट नहीं करते ना, की करते हैं, प्रोरेट नहीं करते ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो. एक मिनट, मैं एक्सेल पे कर लेता हूँ. एक मिनट ना, मैं यहाँ पे जरा टेक्स्ट बुक भी खोल ही लेता हूँ. चैप्टर नंबर 19 में था ना ये? डिस्पोजल एंड एक्विजिशन, पार्ट डिस्पोजल वगैरह. और ये वाला क्या था चैप्टर मैं आज रात को करूंगी, ये वाला चैप्टर मैं आज रात को करूंगी, ये मैंने पार्ट नहीं किया। डिस्पोजल एंड स्टेप अप एक्विजिशन था ना? है वो एसोसिएट से ये जाता है, उस चीज का उन्होंने यहाँ पे सब्सिडी, वो नहीं है ना टेक्स्ट बुक में? हाँ पता है, एसोसिएट से सब्सिडरी हो रहा है ना अपन। हाँ, एसोसिएट से सब्सिडी तो पहले तो तो वही बताएंगे. मतलब, तो नॉर्मली सब्सिडरी हो जाएंगे तो नॉर्मल पहले एसोसिएट का तो सिंगल लाइन आइटम आता है और सब्सिडरी का सब वो सब आ जाता है ना। तो इसमें बराबर. अपन पहले का रिटेन्ड अर्निंग और पहले का अर्निंग और अभी का अर्निंग अपन ऐड करते हैं ना।
एक मिनट ना, 11.4 इंटू 0.4 इंटू, फोर हम कब बने? दिसंबर में, तो दिसंबर फोर बाय से ट्वेल्व मार्च, तो 8/12। इसे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तब अच्छा हम 8/12 सब्सिडरी का बने। प्रॉफिट तब हम सब्सिडरी बने। समझा क्या? कितना लिया तूने 4/12 एट बाय हाँ ट्वेल्व लिया तूने क्यों 8/12 पहले का प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे ऐसा सब्सिडी बन गए हाँ तो फिर। हाँ, एग्जैक्टली exactly. और अभी तूने लिया कितना 40% ना हाँ, ठीक है ओके। तो ये हो गया शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। अभी गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, गुडविल का कैलकुलेशन बोला है क्या? हाँ बोला नहीं शायद। नहीं, खाली मतलब एक्चुअली पर कर अपन सकते हैं पहले कैसे अकाउंट गुडविल का करेंगे इसको। कैलकुलेशन। फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इंटरेस्ट वो कितना है? दैट शुड दैट नॉट बी 10 million into 9.2। नहीं रे, 10 million into 9.2 कैसे? मतलब मार्केट वैल्यू जो दिसंबर को था प्राइस ऑफ द शेयर यूनिटली प्रायर टू 4 million दिसंबर शेयर्स वाज इंटू 9.2 फिर भी मेक सेंस, 4 million into 9, बट लेकिन वो भी बहुत ज्यादा फिगर बन जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 million हाँ इंटू मतलब 10 million का। 40% इंटू 9.2। हाँ हाँ ये 40% सिक्स भी पॉइंट लेना टू है। नहीं, 9.2। एक सेकंड से क्या किया तुमने मेरे को कैसे पता। हाँ ठीक है। फेयर वैल्यू, अभी एक मिनट, अभी मैंने एक्वायर किया है, उस चीज का वैल्यू हो गया 41,000। तो ये न्यू एक्वायर, ये रिटेन्ड इंटरेस्ट, फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू एनसीआई ऑफ एसेट्स, या जो भी उसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट 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 एसेट्स एसेट्स। वगैरह, वे 55.3, मतलब 55,300। एंड नहीं एनसीआई, अभी एनसीआई कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं, बस वही दिक्कत है। रुक जाते हैं। 10 million का, हाँ ओके समझा, 10,000 का इंटू, अब मेरे पास कितना नहीं है, मेरे पास 25% नहीं है क्योंकि मेरे पास 75% का है, 2.25 इंटू 9.2 प्लस प्लस माइनस प्लस, गुडविल 45,500 का बनता है। ठीक है, तो अकाउंट करेंगे तो सबसे पहले तो वही बोल देंगे कि वो IAS 28 से IFRS 10 में आना है। अभी सिंगल लाइन आइटम नहीं आएगा, सारे का सारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऐड अप होता जाएगा। और कुछ है और क्या फिर वो स्टर्लिंग सब के में? कैलकुलेशन का भी पूरा कैलकुलेशन का भी बता देंगे ना कि भाई कि 11.1 जो था उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो अपन कैरी करेंगे हम्म इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 9 मंथ्स का पीरियड। एंड वही जो तूने कैलकुलेट किया कि अपन फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे शेयर्स की वैल्यू को एंड देन इसको रिटेन इंटरेस्ट। मतलब हम्म बेसिकली जो गुडविल में जो लेफ्ट साइड में लिखा था वो पूरा उसको लिखकर कि दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस विल गिव यू द गुडविल हम्म। which will be shown in the statement of financial position। But I guess हमसे प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा था पर देख लेते हैं बट आंसर आई क्या है। थिंक आई थिंक एक मिनट रुक जाए, इन्होंने ना, मुझे यहाँ पे मुझे शक हो रहा था जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था। रिटेन्ड अर्निंग्स 18,000 का यहाँ पर दिया था एट एक्विजिशन डेट, और रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पर है 42,300। ये कुछ तो पर्पज से दिया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, कोई तो रीजन है उसका। The difference between the fair value of identifiable assets and liabilities of Berthold and carrying amount related to non-depreciable land। तो ठीक है, वो नॉन डेप्रिशिएबल लैंड का वैल्यू 13 है, दैट्स ओके। ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है फिर? ये प्रॉफिट रहेगा रे, ये प्रॉफिट को भी ना स्प्लिट करना था एक्चुअली। ना ये प्रॉफिट को
व्हाट अच्छा, वो इफ एनसीआई और ग्रुप इसमें क्या है? 0.3, हाँ मुझे भी वही लग रहा है। ये इन्होंने मैं क्या किया, रिटेन अर्निंग्स का एक्विजिशन और इसका प्रॉफिट लिया, इसको 10,000 मतलब इसको 24,300 दिलाया, और इसको 50 मतलब 25% ये 6,275 बनता है। अब मुझे पता नहीं ये ऐड होगा नहीं होगा, तो वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। टेम्परेरी तो तो यही इसका भी आंसर नाइन बाय रखते हैं। 12 रहेगा क्या? ग्रोथ रेट होगा क्या प्रॉफिट? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्योंकि देखिए 8 मार्क्स के लिए ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रहेगा इसमें। 8 मार्क्स के लिए तो देख लेते हैं एक बार। इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। थर्ड वाला ना, चेक करते हैं। स्टर्लिंग ट्रीटमेंट ऑफ बर्थोस पड़ेगी। हाँ, क्या जूम करना। और Prior to the investment in Berthold, main investment. Prior to the investment in Berthold Co. on 1st December 2008, Sterling Co.'s 40% investment in Berthold Co. would be accounted for in its consolidated financial statement as an associate. Using equity accounting in accordance with IAS 28, investment associates and joint ventures, Sterling Co. exercises significant influence and so should recognize Sterling Co. shares of Berthold Co. post-acquisition profit up to 1st December 2008. The first 8 months of the year end 31st March 2009, Sterling Post reported shares of Berthold Co. profit as a single line entity in the consolidated statement of profit or loss using the equity method. This amount will be 2.96, which is 8 by 12 into 11.1 m into 40, which we ये अपने calculated. को In एग्जैक्टली addition to करेक्ट the, आया था। हाँ, तो अपने को इतना पार्ट अपने को बराबर आया है। जो ठीक अपना है। प्रॉफिट एंड लॉस में वन सिंगल लाइन आइटम में दिखेगा. हम्म। Now, in addition to the Sterling Co. shares of profit prior to the gaining control, the step acquisition from associate subsidiary on 1st December 2008 requires the acquirer to remeasure its previously held equity interest in the acquired to its fair value at the step acquisition date. Recognizing any resulting gain or loss, the loss of profit or loss, the fair value of 40% investment in Bertco at 1st December 2008 when control was obtained was 36.8, which is 10 million का 40% ये into अपने को आया 9.2, क्या, which ओ also आया was right. आया आया है। आया है। आया आया. लेट्स गो। Retained interest. The carrying amount of 40% of the investment under the equity accounting will be 34.72. This is एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नहीं 34.7. आया है। बेटा एक मिनट रुक जा। ये इन्होंने ये इन्होंने कैसे किया, कैसे वो देख लेते हैं। 40% इन्वेस्टमेंट अंडर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड। 40% उन्होंने, अच्छा ओके, मैं आई थिंक आई अंडरस्टैंड। इन्होंने क्या किया, 25 मिलियन पे किया। तो इन्होंने कैसे किया ये अपना लैग सेकंड। कर रहा है. ओके सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, ये इन्होंने ऐसे ही किया रहेगा, कंसिडरेशन 25,000, बराबर। अभी एक मिनट ना, इसमें नेट एसेट्स कितना रहेगा नेट एसेट्स। 55.3. वो तो बात की बात है ना, वो तो 1 जुलाई से देखो इसकी नहीं, मैं 25 एक्चुअली कहाँ से आया? 25. ये मुझे लगा था कि इन्होंने वो रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ कैलकुलेट किया है, मुझे ऐसा लगा था कि लाइक इन्होंने वो इन्होंने बेसिकली गेन गेन रिकॉर्ड किया है रे। तो वो गेन रिकॉर्ड करने के लिए वो दे आर डन कि हमारा कैरिंग वैल्यू कितना था, और अब हमें पूरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। बट आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग दैट अमाउंट टिल देयर। ये इन्होंने 34,7.2 ये कैसे लाया इन्होंने, मतलब ये वो नहीं समझा यार। यहाँ पे कुछ किया है क्या नीचे? 36.80 लेस 34.7%. The carrying amount of 40% investment in the equity account will be 34 point. एक ये काम करना इतना 18, मिसप्रिंट हुआ है क्या? एक काम करना नहीं. 18,000 18,000 का जरा 40% ले।
18,000 का नाइस। 40%, मैं ही ले लेता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ तेरे को। 18,000 7.2। का 40% 7.2। इसमें अगर मैं 25,000 ऐड कर लूंगा कितना बनता है? 32.2। इसमें अगर 2960 ऐड करूँ तो नहीं ना। फिफ्टी 2.49। नहीं नहीं, गलत है वो। नहीं यार, ये वाला तो मुझे नहीं समझा कि इनको ये 34,712 कैसे आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट इज कहाँ पे थी मैं? ये हो ना, हाँ ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट मेड अप ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ 25 million प्लस सेलिंग को शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एक्विजिशन 25 प्लस 9.7 कितना होता है? वो उतना ही ये बनता है। है। लेकिन 42,300 हम्म। के कैसे आया उनको? 42,300। ये ये दिया ये हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ हाँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसका इन लोगों ने कितना लिया? 40% क्या? नहीं। 42,300 माइनस 18,000 क्या? मैंने बोला ना, इसको अपने को माइनस करने का था। इन दोनों को 42,300 एंड 18,000 को, इसको इनने माइनस किया। उसका 40% में 25% में ऐड किया। ओ आई गेट इट, बेसिकली दिस इज द प्रॉफिट विच दे हैव अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो जब वो तेरा बिफोर दे हैव एक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट इन इन क्या बोलते हैं, इन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में क्या आता है? कॉस्ट आता है और तेरा प्रॉफिट आता है थ्रू आउट द पीरियड अर्नड। तो तेरा इन्वेस्टमेंट में 25 million आ गया। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है 42, वो 24.3। 42.3 माइनस 18, 24 पॉइंट, ये मैंने किया हुआ था। और मैं यहाँ पे 25 ले रहा, यहाँ पे मुझे 40 लेना था। हाँ आ गया, ये देख। 9.72। एनसीआई मेरा 40, पर एनसीआई मेरा 40 था। तो ये क्या आया हम लोगों को? ये जो वैल्यू आया है क्या है? इन्वेस्टमेंट, so this is basically the carrying amount of the investment that has been shown in the books currently. अपने को क्या करना था? carrying, so what we have to do is carrying amount in the books, we have to compare with the retained interest, and whatever the gain is, that we have to record, where वो बताया रहेगा इन प्रॉफिट एंड लॉस again ना? remeasurement प्रॉफिट component एंड। in profit and loss remeasurement component, ऐसा। So your on your asset side, investment in associate showed 25,000 ka balance. In that 25,000 ka balance, you will add the profit. Now, what is the profit? It is the difference between the retained earnings. And वो retained earnings का जो gain हुआ है, वो हुआ था जितना भी 24,000 या जो भी था, वो 24,300। उसका 40% हमारे बुक्स में शो कर रहा होगा कि हमारा खाली 40% पे हाथ था, ऐसा। आई टू तो ट्वेंटी फेयर फाइव वैल्यू पहले। ऑफ दिस थिंग, द फेयर वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग वुड बी दिस मच एंड विल कंपेयर इट विद द रिटेन इंटरेस्ट जितना अपन या को मिला, तो इसमें जो गेन हुआ है दिस विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। यस, एंड ठीक वॉट एवर द है। गेन इज, इट इज रिकॉर्ड इन द P&L। ठीक है, ये रहा। तो बेसिकली जब वो सब्सिडरी से एसोसिएट में जाता है ना, तब अपने को ये एडजस्टमेंट करना है कि अपने को कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस एसोसिएट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द बुक्स। बाकी का पढ़। On 1st December 2008, Sterling Co. acquired a further 35%, thereby gaining control, holding the 75% equity. IFRS 3 business combination describes this manner of acquisition as a business combination achieved in stages or a step acquisition. Once control is obtained, where B Co. will be accounted for in the consolidated statement of profit and loss as a subsidiary using the acquisition method in accordance with IFRS 3.
The accounting treatment conforms that with the substance of the transaction as once a majority of voting rights are obtained by Sterling Co. It can control the action of the Berthold Co. Sterling Co. should therefore recognize 4/12 of the Berthold Co. sale expense and tax in its consolidated statement of profit or loss, representing the transactions of Berthold Co. under the control of Sterling. Since Sterling owns 75% of equity of Berthold Co., 25% of the 4/12 of the Berthold Co. sale expense and profit, including the consolidated statement of profit and loss, is attributed to the NCI. मतलब फालतू में वो बढ़ाया इन लोगों ने एक ही चीज हम्म को साथ में बोल सकते थे. The हम्म profit for the year reported in Sterling Co. consolidated statement of profit should therefore be shared between the Sterling Co. parent and NCI who are attributed 4/12 into 11.1 ये अपन ने नहीं किया एनसीआई वाला आई बट गेस. ये करने की जरूरत बाकी भी नहीं अपन. है। दे हैव जस्ट सेड कि ये जो प्रॉफिट है ये उसमें बंटना चाहिए। हम लोग बोलने वाले थे कि रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स और सब में उसके फिगर्स ऐड अप हम्म. होने चाहिए। तो बेसिकली इन दैट इफेक्ट आ जाता, बट नाउ ठीक है, उन्होंने आंसर बड़ा करने के लिए शायद ये पॉइंट दिया रहेगा। फाइन। और ये जो गुडविल था ना, ये उन्होंने नेक्स्ट सम में कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट में किया है जो आई गेस हमने हम्म फिर से ऐसा ही किया इससे पहले भी अपन ने एक बार ऐसा किया हुआ है कैलकुलेशन कैलकुलेशन सही है का. अपना 45.5। हम्म. देन दे हैव जस्ट सेड ऑल ऑफ दोस, देन दे हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इन दिस क्वेश्चन कि कैसे गुडविल कैलकुलेट किया कि है। उन्होंने कैसे दिस इज गुडविल ओके। कैलकुलेट किया. मतलब हम्म. अगर ये अपने को एग्जाम में आता ना, तो अपन यही चीज कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देते तो ये 6 मार्क्स तो पूरे मिल जाते। 8 में से शायद 2 या 3 ही मिलते, ज्यादा नहीं मिलते, क्योंकि वो बेसिकली मेजर था। तो ठीक है, अगर 9। अपन वो प्रॉफिट एंड लॉस का कर लेते ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो गेन अपन ने कैलकुलेट किया तो अपन को उधर मार्क्स मिल जाता है ऐसा है. बट बेटर देन व्हाट वी वर 3 days बैक, सो इट्स ओके। आई एम स्टिल हैप्पी कि थोड़ा या. सही गया, सही गया। Using Exhibit 2 advised the directors of Sterling Company with illustrative calculations how the 30% investment in Malting Company should be accounted for in Sterling Company's individual consolidated financial statements. Investment in Malting Company. On 1st of July 18, Sterling Company paid cash of 2.5 million, issued loan notes with a nominal value of 1.1, and issued loan notes, okay, 1.1, and a fair value of 1.3 to acquire 30% of equity interest of Malting Company. The remaining 70% of equity in Malting Company is owned equally between two unrelated companies. All key operating decisions require unanimous consent of all three parties, investing parties. Each of the three investing parties has the right to its share and of net assets of Malting Company via a contractual agreement. Malting Company reported a loss of zero point 0.8 for the year ended 31st of March 2019, and a dividend was neither paid nor proposed. All three investing parties involved separate guidelines to Malting Company's bank because of Malting Company's poor performance in the year. इज इट वो जॉइंट अरेंजमेंट है क्या वो. मतलब वो लाइन देख के कि यूनानिमस कंसेंट एंड ऑल, तो जॉइंट अरेंजमेंट ही लग रहा है। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था ना, मैंने जॉइंट अरेंजमेंट का पूरा आंसर मतलब बोला था, एंड देन पीछे जो जॉइंट अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि ये वाले सब में शायद नहीं था। आई डोंट रिमेम्बर व्हाई एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई नहीं था अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यूनानिमस कंसेंट है। All three, each of the three investing parties has right to its share of net assets of Malting in the via contractual agreement. Malting Company reported a loss of zero point 0.8 for the year ended 31st of the March 19, and dividend neither paid nor proposed. All three investing parties provided separate guarantees to Malting Company's bank because of the Malting Company's poor performance in the year. I think because of this line, Ray, कि all three investing parties involved provided separate guidelines in Malting Company's bank. Like सबने ही कुछ अलग अलग बोले, so they were not coming to unanimous agreement because of this line.
अगर हो गया तो ओके। फिर तो अपन सेम ही लाइन बोलेंगे यार, अकॉर्डिंग टू IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट्स आर अब ये अरेंजमेंट्स अगर वेयर। अगर सपोज तू जॉइंट अरेंजमेंट बोलता है तो ये जॉइंट ऑपरेशन लगता है कि वेंचर लगता है? हाँ, ऑपरेशन ना, गुड क्वेश्चन, दैट्स गुड क्वेश्चन। एक मिनट ना। कि वेंचर। Distributing net assets owed equally between unrelated companies. All key operating decisions recognize function of all three bodies. Each three cornerstone body has right to invest in net assets. भले इसका इसमें लॉस कैलकुलेशन क्या इनकर बताएगा? किए, दे आर नॉट। टू नहीं, पॉइंट एक फाइव प्लस मिनट, 1.3। एक मिनट ना। इशू लोन नोट्स विथ नॉमिनल वैल्यू, एक मिनट ना। The two limited companies, all three consent of all the parties. मैं बताऊँ क्या? बोल बोल। मुझे लगता है कि एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है। कारण बताती हूँ, बोल दो बोल रीजन बोल। है मेरे पास। एक तो है कि एक दूसरी एंटिटी है जिसके अंदर हम्म तीनों पार्टीज ने इन्वेस्ट किया है। हम्म दूसरा, इसमें बोला है कि ईच ऑफ द थ्री इन्वेस्टिंग पार्टी हैज राइट टू इट्स शेयर ऑफ नेट एसेट ऑफ मार्टिन को। मतलब हम्म तीनों को एक फोर्थ एंटिटी में उसके सिर्फ नेट एसेट में हक है। अगर वो ऑपरेशन होता तो उसके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू सब कुछ में हम्म हक होता। बट हम्म। इसमें सिर्फ नेट एसेट में हक है, तो फिर फॉर दैट वन रीजन आई फील, दीस टू रीजन आई और फील यहाँ फॉर द पर ना इन्होंने यहाँ पे जॉइंट डिविडेंड वेंचर। को भी हाईलाइट किया हुआ है। डिविडेंड को हाईलाइट किया हुआ है, हम्म। भले ही लॉस, अगर लॉस है तो ऑब्वियसली डिविडेंड पे नहीं किया होगा। लेकिन मतलब इन मोस्ट केसेस नहीं करते। तो डिविडेंड वाज नीदर पेड नॉर प्रपोज, तो यहाँ पे इन्होंने इतना हाईलाइट किया ना, तो ये वेंचर जैसा लग तो रहा है। IFRS इसमें 11 उन होगा लोगों ने तो वही रट्टा कैलकुलेशन, मारना है। हम्म। तो इन लोगों ने इसमें कैलकुलेशन भी पूछा, तो एक बार उसका भी अटेम्प्ट करना, क्या करेगा तू? विद इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन, ओ। मतलब 30%। अच्छा, वी आर लूजिंग द फोकस। इन लोग बता रहे कि मार्केटिंग में अपना 30% अक्वायर जो अपन ने किया है, तो वी वुड बी एन एसोसिएट है ना ऑफ दैट कंपनी, वी वुड नॉट बी अ सब्सिडरी और एनीथिंग। तो अपना तो वन लाइन स्टेटमेंट में दिखना चाहिए ना। क्या मतलब वो लगता है? हमारी वेंचर नहीं, अगर अगर वो अपना वेंचर भी अगर होगा तो भी विल अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ओनली। तो वो एक सेपरेट लाइन हाँ, आइटम तो वो दिखने ही वाला है, दैट इज बराबर। तो उसमें 2.5 प्लस 1.3 करेंगे ना, बिकॉज वी टेक द फेयर वैल्यू एंड नॉट द राइट नॉमिनल वैल्यू। राइट 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 राइट। और बस ना, इतना ही दिख रहा है। इतना ये इतना लॉस ही। का अपन कुछ करेंगे क्या? लॉस को अपन नहीं अकाउंट करते ना, लॉस शेयर होगा क्या? बिकॉज आई सिर्फ डोंट थिंक। नेट एसेट्स में हक होता है, तो नेट एसेट्स आर पोस्ट कैलकुलेटिंग द लॉस और नॉट। नेट एसेट्स से ये लॉस प्री नहीं प्री आता ना, क्या लॉस के आता है? पहले होता है वो। अच्छा, चेक कर लेते हैं। हम्म। जॉइंट वेंचर ही है, देख बराबर थे अपन। IFRS 11 joint arrangement, the acquisition of 30% interest in Malting is a joint arrangement since the three parties are bound to be contractual arrangements which gives each party joint control. When decisions about relevant activities require unanimous consent of all the parties sharing the control, the contractual agreement distinguishes this transaction as joint arrangement rather than investment in an associate। बराबर। IFRS ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ये। Under IFRS 11, there are two types of joint arrangement. Joint operation is a joint arrangement in which joint controlling parties have rights to the assets and obligations of the liabilities relating to the arrangement. The joint venture is a joint arrangement in which the joint controlling parties have rights to the net assets of the arrangement. The accounting treatment is determined based on whether or not investor has direct rights to the assets and obligations for the parties, which should be recognized separately in the financial statements rather than merely following legal from the joint arrangement. In this case, the investment in malting company, the contractual agreement describes the conditions of joint venture. Barabar. Since malting company is such a separate vehicle which rights to assets and obligations for the liabilities, the three investing parties have no interest or no rights, title or ownership in the assets of malting and are not liable to malting company for any obligations beyond unpaid or additional capital. ठीक है।
फिर ये मैंने हाईलाइट किया हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये रीड किया था, द फैक्ट दैट पार्टीज प्रोवाइड गारंटी टू अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू मैरिटिंग कंपनी डज नॉट itself determine that the joint arrangement is a joint operation. IFRS 11 outlines how the provision of guarantees to third parties is often required. The parties did not have obligations for liabilities relating to mariting, but had instead provided a guarantee for some of them. तो मतलब उन लोग को जरूरी नहीं था कि वो लोग बैंक को जाके, ओ राइट, अब ये लिखो कि उनको लॉस जरूरी का है नहीं क्या था। ये? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली लॉस के हुआ था, लेकिन ये लोग बैंक में जाके एक्सप्लेन कर रहे थे। तो दे वर नॉट ऑब्लाइज्ड टू लाइक से एनीथिंग, एक्सप्लेन। बट दे स्टिल डिड। इसलिए जॉइंट ऑपरेशन नहीं बनता। The contractual arrangement establishes each party's share in profit or loss in the activities of the arrangement based on the shares held rather than the relative performance of each party to the joint arrangement. All of the above led to the conclusion that Marketing Company should be accounted for as a joint venture under IFRS 11. Right. तो अब अपन, अच्छा और भी है क्या इसके नीचे? What? कैलकुलेशन सपोर्ट कितने किया। मार्क्स के लिए था ये? 7 मार्क्स के लिए? ओके, कैलकुलेशन। पर ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं था? ओ माय गॉड। मुझे तो ये इनफ लगा था इतना बोलना, बट ठीक है। अगर अपन इतना बोलते, क्योंकि अपने को सिर्फ जॉइंट वेंचर था इतना पता था, देन ये वाला जो लाइन था गोल्डन वाला में मैंने मार्क किया, ये अपने को उतना नहीं पता था। तो 7 में से शायद 3 मिल जाते। अभी इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, हाउ दे हैव डन। हाँ, इन्होंने यहाँ पे पूछा क्या था ना शायद, ऊपर ने? सेपरेट। हाँ, इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कैसा दिखेगा, ये इन्होंने पूछा था। अच्छा, ये राइट। हमने पढ़ा ही नहीं। ये हमने पढ़ा ही नहीं। हम्म। पढ़ा था अपन ने? नहीं नहीं नहीं। इंडिविजुअल और। एक मिनट ना। ठीक है। Accounting for Malting Company in the separate financial statements of Sterling Company according to एक सेकेंड। IAS एक 27 मिनट। बोलना। एक मिनट। कंसोलिडेशन का कैसे बोल सकते हैं ये लोग, अगर ये लोग एसोसिएट है तो? मतलब एसोसिएट पे भी कंसोलिडेशन आता है, मतलब अगर तेरे पास सिर्फ एक एसोसिएट है सिंगल लाइन बाकी आइटम कुछ में नहीं है ऐसा? ना, हाँ तो भी कंसोलिडेटेड ही बनता है। पर सब नहीं ऐड था ना, सिर्फ एक लाइन सिंगल लाइन आइटम में है। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। Accounting for Malting Company in the separate financial statements of Sterling Company. According to IAS 27, separate financial statements, investments in subsidiaries, associates, and joint ventures are carried out in investors' separate financial statements at cost, at fair value as the financial asset under IFRS 9 financial instruments, or using equity method as described by IAS 28. Where the joint venturer has no subsidiaries, the equity method must be used. ये देखिए रहा, where the joint venture has no subsidiaries, so equity method must be used. मतलब अगर नो 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 सब्सिडीज मतलब एसोसिएट सिर्फ होंगे, तो हमें इक्विटी मेथड यूज करनी है, मतलब वो वन लाइन वाली मेथड। एज अ होल्डिंग कंपनी, स्टर्लिंग कंपनी कैन देयरफॉर चूज टू कीप द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 3.8। नेक्स्ट, द फेयर वैल्यू ऑफ और अंडर द इक्विटी मेथड as required by the consolidated financial statements. If they elect to account for it as investment at cost or fair value, any dividends received would be recorded as investment income. If they elect for the equity method, the statement of profit or loss would be the same as the consolidated financial statements. See below. तो ये रहा accounting for managing company in the consolidated ये financial देखिए। statements. तो इन्होंने वापस ये ऐड किया है, शेयर ऑफ लॉस इन्होंने खाली वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको माइनस करके 3.62 बन जाता है ऐसा। मतलब अगर ये कंसोलिडेटेड में अपन दिखाएंगे तो अपन को लॉस का भी अकाउंट पढ़ना है। अगर हाँ। इंडिविजुअल में रहेगा तो हम लॉस का अकाउंट नहीं करेंगे। इंडिविजुअल बुक्स में ना। बट इंडिविजुअल बुक्स में आई थिंक इंडिविजुअल बुक्स में ये जो 0.18 है, ये एज अ सेपरेट लाइन आइटम शो होना चाहिए ना, क्योंकि अपन प्रॉफिट फ्रॉम ये शो करते हैं ना, लाइक
बट इन्होंने ये ये जो जो चीज दी है ना 3.8 की, ये इन्होंने 3.8 का दिया है इन द बैलेंस शीट। पीएनएल में तो लॉस रिकॉर्ड होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोग का सिर्फ हक से, मैं बोल रही थी कि अगर एसोसिएट जो होता है, हम्म। नहीं, जो जॉइंट वेंचर में होता है उनका हक सिर्फ नेट एसेट पे रहता है, लॉस पे भी हम्म। रहता है क्या? प्रॉफिट और लॉस पे होता है ना। देखना मेरे को आंसर। हाँ, एक मिनट ना, ये रहा। ये तो इन्होंने सिर्फ शायद ना इक्विटी मेथड के बेसिस पे, ये तो इन्होंने देखना इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ऑफ 3.8, ये तो सही है ना। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट क्यों दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। वही वही मैं बोल रहा हूँ, तो लॉस भी तो पीएनएल में ही दिखेगा। हाँ, तो नीचे ये देखना, इन्होंने यहाँ पे बोला भी है जो द उन्होंने स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑफ किया दैट प्रॉफिट इज एंड कॉल्ड लॉस। सी बिलो। हाँ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो लॉस का जो उन्होंने अकाउंट किया है। वही ये देखिए, फॉर इन्वेस्टमेंट द शेयर ऑफ स्टर्लिंग पोस्ट एक्विजिशन लॉस will result from the fair value of consideration, leaving 6 point investment in joint venture in the consolidated statement of financial position. The share of अरे, loss नेट share इफेक्ट will be दिखाया shown है, single। हाँ, नेट इफेक्ट दिखाया है कि वही लॉस इतना है और उसमें बैलेंस शीट में इतना है, तो नेट इफेक्ट इज 3.62। एग्जैक्टली। तो अपन ने सही किया, ये सही है, नॉर्मल है। हम्म। और ये अपन किए भी थे, एटलीस्ट बैलेंस शीट वाला तो अपन ने किया था, बस हम्म। अपन को इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना था, वो अपन हम्म। ने नहीं किया, और ये लॉस वाला पता चल गया अपन को। तो 8 चल रही है ना अभी तक, अपने को देखते हैं कितने तक सही आया है। अपने को पहले क्वेश्चन में 8 में से चल 3 मिले, सेकंड में 6 में से 6 मिलने चाहिए, 9। और यहाँ पर हाँ, चल 3 दे देते हैं अपने आप को, शायद चलना चल 3 दे देते हैं, तो 12 12 बन जाते हैं फिर भी। लास्ट सॉर्टेड 9वां भाई, क्वेश्चन। 12 देख आ देख गया मैंने, भाई। देख मैंने बाल काटे, एकेडमिक कमबैक इनकमिंग है मेरा ये। तो तू पहले ही काट लेता ब्रो, तूने इतनी देर क्यों लगाई? ऐसे ही मेरे को सर को चैलेंज नहीं करने का था। Using Exhibit 3, explain the directors of Sterling Company how to account for Batch Company as a discontinued operation at 1st of January 19. Explain why the directors how to account for Batch Company as a discontinued operation in Sterling Company consolidated financial statements. ठीक है भाई, ओके, क्वेश्चन पढ़ 9 के मार्क्स तो के लिए आया ना, है। मार्क्स हो देते 1 मिनट, 9 मार्क्स के लिए ना। और ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में बोला है। सो इन अकॉर्डिंग विद IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन विल बी हेल्ड, और फिर वो सब बोल देंगे 5 स्टेप्स। हाईली ओके, प्रोबेबल, और ठीक है। भाई पहले तो ये, पहले तो शुरुआत ऐसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 मार्क्स के लिए ना उल्टी तो करनी ही है, 9 मार्क्स के लिए। हम्म, हम्म, अभी ये, ऑन फर्स्ट तो ऑफ जनवरी 19 स्टर्लिंग कंपनी अनाउंस्ड अ प्लान टू डिस्पोज ऑफ बैच। ये तो मतलब ये हमने कब था, हमारा ईयर एंड क्या था, March 19, ठीक है। Announced it operates in a significantly different business sector to the rest of the group. Sterling first acquired 70% of equity shares in Batch Company on 1st of January 17 for consideration of 3.1, with the fair value of identifiable net assets 3.6. The ordinary share capital and retained earnings of Batch were zero point 0.5 and 2.1 respectively. The excess of the fair value of identifiable net assets was due to एक्सेल खोल, building। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्सेल खोल, एक्सेल खोल नहीं भाई, ऐसे थोड़ा रुक से, आएगा एक ये। एक एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआर, हमको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल गुडविल एट 1st of January 17। हाँ ठीक है ना, तो अपन एक्विजिशन का हो कर जाएगा। देते हैं ना। एक्विजिशन के 2 मार्क्स तो हाँ, सही है। ये तो देखो बोली मोटिवेशन, लेट्स गो, लेट्स गो गुडविल लेट्स गो। निकाल। ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चल गई। ये क्या हो तेरे गया? मॉम डैड तो नहीं हाँ। सुनता क्या जो तू बोलता है? आ, कि दे आर यूज्ड टू इट? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी यूज टू इट वगैरह। मार देंगे भाई, किसी दिन अगर सुनेंगे तो मार देंगे, एक्चुअली तू विवाद कितना उस पे रूम। बोलता है भाई, तू कितना बोलता है, लाइक तेरे हर सेंटेंस में भाई, हर सेंटेंस में है तेरा, इट्स इनकम्प्लीट, इट्स इनकम्प्लीट। विदाउट गाली ना। सोच लोग मेरे हाँ को मतलब देखते हैं वीडियो में।
मेरे से लोग सीख रहे हैं एसबीआर और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स, तो मैं क्या ही बोलूं। वो तुझसे और कुछ सीखे ना सीखे, गाली जरूर गाली सीखे। जरूर सीख लेंगे भाई। एमी और मैं तो एक बार सम किया था, हमने सिर्फ गालियां ही दी थी, क्योंकि हमको लगा था कि हम लोग रिकॉर्डिंग खराब ही जाने वाली है, हम लोग का एक भी सम करेक्ट नहीं आएगा। पेपर दिया, उससे पूरा भी सम ले करेक्ट। लेते। वो पूरा सम करेक्ट, और हमने सिर्फ गालियां दी थी उस सब में। अच्छा एमसीक्यू था कि ऐसा एमसीक्यू टाइप का क्या? सम नहीं, नहीं, वो कुछ तो पीएम में ना वो आता था, पता है? मैथ्स का। पीएम में मैथ्स आता था ना, वो टी 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 सीरीज या वो टाइम सीरीज। देन वो आर निकालने का रहता था, वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात है, वो नहीं आती, चाहे दे, छोड़। छोड़ छोड़ छोड़। मेरी आता गलती। यार। मुझे लगा तू थ्रूपुट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग कुछ बोलेगा तो मुझे याद आ जाएगा। क्या बोलूंगा? थ्रूपुट अकाउंटिंग टाइप्स। नहीं, थ्रूपुट अकाउंटिंग वो उस टाइम पे हम गाली नहीं देते थे, वो हमारा खराबी था, हमको पता था। और थ्रूपुट हमको आया ही, मेरे को आया ही नहीं था एग्जाम में, मैं इतना छुप के गया था लकी थ्रूपुट को। यू यार, लकी यू, सो लकी यार, मतलब तुम्हें क्या बता। स्टर्लिंग कंपनी फर्स्ट एक्वायर्ड 70% ऑफ बैच, ओके, फॉर कंसिडरेशन ऑफ 3.1 मिलियन, तो कंसिडरेशन इसने दिया 3,100 का। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स वाज 3,600। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ठीक है, एक्सेस ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 900 यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने को आ गया गुडविल एट फर्स्ट, अब ये अपने को आ गया इतना। अभी ऑन 1 ऑफ जनवरी 19, तो ये मेरा था 1 ऑफ जनवरी 17। अब मेरा था 1 ऑफ जनवरी 19। इसे देख, मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स जो थे, अर्निंग्स दैट बिकेम टू 2,900। सो एक मिनट, हाँ। सो प्रॉफिट फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि इन्होंने इतना स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन दिया है ना, तो कुछ तो रीजन के वजह से ही दिया रहेगा। इज 800, तो मेरे को प्रॉफिट 800 का हुआ है, ठीक है, बस इसको याद रखते हैं अभी के लिए। अभी with no change to ordinary share capital of impairment of goodwill since acquisition, तो शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल सिंस, ठीक है। स्टर्लिंग कंपनी डिसाइडेड टू ट्रीट बैच कंपनी एज अ डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल in accordance with IFRS 5 non-current assets held for sale and discontinued operations. Assets and liabilities of batch company require no remeasurement to meet applicable IFRS standards prior to restating as disposal group. The total fair value less cost to sell of the disposal group estimated to be 4.4 million. मेरे को निकालना क्या है? A calculation of how investment in batch company should be measured prior to disposal. Okay. So according to IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations, it should be measured at lower of carrying value and fair value less cost to sell ना। तो अब मेरा कैरिंग राइट। वैल्यू कितना है, मुझे वो निकालना पड़ेगा ऑफ दिस शिट। वो तो है ना तेरे पास, नहीं है क्या? वो इनका फर्स्ट रिटेन्ड जनवरी अर्निंग्स है ना। मुझे तो नहीं देखो जो बीच में वो दिया है। The हम्म, axis of fair value of the identifiable net asset was due to the building with an estimated useful life of 10 हम्म, years at the acquisition date। हम्म। इसका भी तो कुछ इफेक्ट इफेक्ट हंड्रेड आएगा परसेंट ना। 100%, 100% आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है मेरा, वो मेरा 500 ही रहेगा, बाय बाय हुक और बाय क्रुक। अभी जो मेरा फेयर वैल्यू कितना, अभी देखा, पहले मेरे पास 3,600 हुआ करते थे। उसमें से 2,100 जो थे वो मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स थे, और उसमें से 500 जो थे वो मेरे शेयर कैपिटल थे। तो मेरे पास 1,000 का जो है वो एक एसेट था।
हजार का एसेट हम्म। जो मेरा डेप्रिशिएट हो रहा था ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अब मेरा 17 से 18, 18 से 19, तो वो मेरा बन जाएगा 200 का। डिवाइड बाय 10 इंटू 2। हाँ ठीक है ना, तो ये मेरा 800 बन गया। तो अभी मेरा कैरिंग वैल्यू है 800 का। सो 3400 माइनस, सॉरी 3400 नहीं प्लस बट एट तो हंड्रेड डेप्रिसिएशन नहीं दिखाता ना। अच्छा दिखाता है, दिखाता है क्या? आर्ट एक्विजिशन। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सेइंग कि उन्होंने अपने को नेट एसेट्स नहीं दिया ना, उन्होंने अपने को टोटल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया है। कितना आया सो देखो। दैट 4.2, और उनको आया है हाँ तो फोर देखो, पॉइंट फोर मतलब 2.2 का हमें गेन हुआ है। अरे हमको 4.2 में 2.2 का मेजर करना है, हमको 4.2 में उसको मेजर करना है। अपन को सेल प्रोसीड आ रहा है 4.4 ना, कैरिंग अमाउंट इज 4.2 ना, तो 0.2 का प्रोसीड गेन हुआ आया ना। नहीं है, सिर्फ प्रोसीड आया नहीं है। हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अभी के लिए 4.4 का है, मतलब हम लोग 4.4 का बेच सकते हैं, या फिर हम लोग 4.2 का हाँ बेच सकते हैं। देख हमने एस्टिमेट किया, अपन अपन 4.4 का बेच सकते हैं। हमारा कैरिंग वैल्यू 4.2 का ही दिख रहा है, सो वी हैव टू मेजर दैट एसेट एज तो एज अ इज दैट डिसकंटिन्यू। इम्पेयरमेंट? नो, इट इज जस्ट, इट इज जस्ट कि वो लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू दिख रहा है। इम्पेयरमेंट तो में क्या होता है, हमारा कैरिंग वैल्यू ज्यादा होता है फेयर वैल्यू से। यहाँ पर तो हमारा हाँ फेयर हाँ, वैल्यू लेस कॉस्ट टू उल्टा सेल ही है। ज्यादा है। करेक्ट। मैं तेरे को टेक्स्ट बुक करेक्ट। का पेज नंबर बताऊं क्या तेरे को? जब मैं इधर ही बस खोल मेरे लेता पास हूँ ना, टेक्स्ट बुक नहीं है। मैं इधर ही खोल हाँ। लेता हूँ ना। 150, वो हाँ ये देख, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, बी इट इज मेजर्ड एट लोअर, हाँ ये देख, items classified as held for sale should, according to IFRS 5, be measured at the lower of carrying amount and fair value less cost to sell। समझा? सो यहाँ पर हमारा कैरिंग वैल्यू 4.2 का था और हमें यहाँ पे 4.4 का था। तो हमारा 4.2 का यहाँ पर क्या बोलते हैं, 4.2 आज हमें वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन या एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखाना है। अब मेरे को वही डाउट है कि हम लोग एसेट हेल्ड फॉर सेल ओके। दिखाएंगे कि वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाएंगे। आई थिंक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाएंगे बिकॉज इट इज अ एंटायर फकिंग कंपनी, राइट? हम्म। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अभी तक डिसकंटिन्यू हुआ नहीं है ना, बस वो दिक्कत है। नहीं ये देखे थे, स्टर्लिंग कंपनी पर अनाउंस तो डिसाइडेड, कर दिया ना। Sterling Company decide to treat batch company as disposal group held for sale in accordance with तो IFRS ऐसे 5। ही लिखना ना, तो ऐसे ही लिखना ना कि तो so show the asset as held for sale, disposal group as held for sale in accordance with IFRS 5 at a value of 4.2। 4.2, 4.2 तेरे because को the क्यों lower of स्पेसिफाई करना है उतना, जितना इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है स्पेसिफाई करके छोड़ सकते हैं ना अपन भी। भाई सब स्पेसिफाई करना 9 मार्क्स के लिए है क्या? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू सब बताना नहीं मैं पड़ेगा ये यहाँ बोल पे। रही हूँ, मैं बोल रही हूँ डिस्पोजल है कि हेल्ड फॉर डिसकंटिन्यूड है कि हेल्ड फॉर सेल है, वैसे हाँ मत वो ओके करना ओके, ना जस्टिफाई, हाँ वो हाँ पूरा एक हाँ। लाइन में लिख दे ऐसा। हम्म। तो फिर वो 5 कंडीशन तो अपन ने पहले बोले, 5 6 जो भी कंडीशन थे, 4.2 का दिखेगा। अभी ये कहाँ पर दिखेगा? बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगा फिर ये। अपन गुडविल का बता देंगे, गुडविल का हटा देंगे ना, गुडविल का तो एक्चुअली अलग रुक जा, से ये है। कहाँ पे जाता है ये ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के करंट एसेट्स के बाद भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में शायद ये जाता है, ये हाँ। शायद ऐसे जाता है। और फिर इसका अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या एनसीआई और इसमें, नहीं नहीं नहीं, होता है क्या इसका? नहीं नहीं नहीं, चल चेक कर लेते हैं एक बार, वो 5 कंडीशन भी देख लेते हैं। 5 नहीं, 7 कंडीशन, सॉरी। आइटम इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, सेल इज हाईली प्रोबेबल, management is committed to plan to sell the item, active program to locate the buyer has been initiated, item is being actively marketed at a reasonable price in relation to its current fair value, the sale is expected to be completed within 1 year from the date of classification, it is unlikely that the plan will change significantly or be withdrawn।
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, एक मिनट, ब्लैकआउट हो गया, पड़ेगी। Hmm. The disposal group will include goodwill acquired upon acquisition on 1st January 2007. Goodwill at acquisition was 0.4 million. हम्म That's it. गुडविल एट एक्विजिशन ये वाज हमने 4.4 पॉइंट मिलियन, फोर हमने आया तो। था क्या था अपने को? हाँ सेम सेम, ये देखिए देख 400 आया था, नाइस। वो इतना ही था। नहीं, हाँ इधर है कैलकुलेशन में। Immediately before the initial classification of the disposal group as held for sale, the carrying amount of the assets and liabilities in the group should be remeasured in accordance with the IFRS standards. In this case, no adjustments were needed. On classification as held for sale, batch 2 must be measured at lower of the carrying amount of the fair value, and impairment arises of 0.2 million, which will be allocated to goodwill. इधर देख, इधर मेरे को देख, हम्म। इम्पेयरमेंट आ गया है। हाँ क्योंकि कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, मतलब हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। हाँ दे हैव एडेड द गुडविल ऑल्सो, इसलिए। अरे आपने को कैरिंग वैल्यू 4.2 मिला था, तो वही गलत है अपना। इन्होंने इन्होंने गुडविल भी 400 का ऐड किया है, तो फिर कैरिंग वैल्यू बन जाता है अच्छा। 4600 का। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है फेयर वैल्यू से, फिर तो इम्पेयरमेंट करना ही है। ओह। या The carrying amount पढ़ of लेकिन। the reclassification is 0.4 million. The net asset reported by batch co and the fair value adjustment on consolidation for the period depreciation at 10%, ये अपन ने किया था depreciation। ओ, एक में इतना ही है। ओ माय गॉड भाई, क्या नहीं, अपने को तो भाई लिखना कुछ है। आईएफआरएस 5 का, और कुछ आईएफआरएस 5 का वो 5 पॉइंट्स इन लोगों ने कुछ नहीं लिखा टू प्रूव इट ऑन नहीं एनीथिंग। लेकिन अपने को तो नथिंग। लिखना ही है, वो तो है। वी विल स्टिल राइट इट, बिकॉज इन्होंने शायद वो चीज को कवर नहीं किया रहेगा, बट वो लिखना है। बट हाँ यार, मतलब गुडविल भी इंक्लूड हो जाता है, वो अपने को क्लिक होना चाहिए था। वी जस्ट डिडंट ऐड दैट एंड दैट्स व्हाई अपने को 4.2 आया, वरना तो फिर आ जाता। Nice.